Hello everyone. In this video, we will try to understand section 16 of the Sale of Goods Act 1930. इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हम रीड करके देखेंगे, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करेंगे. What it says in हिंदी क्वालिटी या योग्यता के बारे में विवक्षित शर्तें इस अधिनियम के और किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अधीन यह है कि जिस माल का प्रदाय विक्रय की संविदा के अधीन किया गया है उसकी क्वालिटी के बारे में या किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए उसकी योग्यता के बारे में विवक्षित वारंटी या शर्त निम्नलिखित के सिवाय नहीं रहती है. सबसे पहला, जहां की क्रेता व विशिष्ट प्रयोजन जिसके लिए माल अपेक्षित है विक्रेता को अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से इस प्रकार का ज्ञात करा देता है कि उससे यह दर्शित हो कि विक्रेता के कौशल या विवेक बुद्धि पर क्रेता भरोसा कर रहा है और माल उस वर्णन का है जिस वर्णन के माल का प्रदाय विक्रेता के कारोबार के अनुक्रम में है, चाहे विक्रेता उसका विनिर्माता या उत्पादक हो या नहीं. वहां विवक्षित शर्तें होती हैं कि माल ऐसे प्रयोजन के लिए युक्तियुक्ततः योग्य होगा, परंतु विनिर्दिष्ट चीज के पेटेंट नाम या अन्य व्यापार नाम के विक्रय की संविदा की दशा में उस चीज के किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए योग्य होने के बारे में कोई विवक्षित शर्तें नहीं होंगी. दूसरा, जहां की माल का ऐसे विक्रेता से वर्णानुसार क्रय किया जाता है जो उस वर्णन के माल का व्यापार करता है, चाहे वह उसका विनिर्माता या उत्पादक हो या नहीं, वहां वह विवक्षित शर्तें होती है कि माल वाणिज्यिक क्वालिटी का हो. परंतु यदि क्रेता ने माल की परीक्षा कर ली है तो उन त्रुटियों के बारे में जो ऐसी परीक्षा से प्रकट हो जानी चाहिए थी कोई विवक्षित शर्त नहीं होगी. तीसरा, क्वालिटी के बारे में या विशिष्ट प्रयोजन के लिए योग्य होने के बारे में विवक्षित वारंटी या शर्त व्यापार की प्रथा द्वारा उपाबद्ध हो सकेगी. चौथा, अभिव्यक्त वारंटी या शर्त इस अधिनियम द्वारा विवक्षित वारंटी या शर्त का नकार नहीं करती जब तक कि वह उसे असंगत ना हो. लंबा सेक्शन है, इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम दीजिएगा. What section 16 talks about in English, subject to the provision of this act and any of the other law for the time being in force. कि जब तक कि स्पेशली इस एक्ट में मेंशन ना हो या किसी भी अन्य एक्ट में मेंशन ना हो कि वैसा इम्प्लाइड वारंटी, वो जो इम्प्लाइड वारंटी कंडीशन अप्लाई होती है, जब तक वो चीज मेंशन ना हो, वो पॉइंट्स मेंशन ना हो, तब तक कोई भी इम्प्लाइड गारंटी जो है, इम्प्लाइड वारंटी या कंडीशन जो है खुद से एप्लीकेबल नहीं होगी. तो या तो इस एक्ट में मेंशन हो वो चीज या किसी अन्य एक्ट में मेंशन हो, तब जाके वो इम्प्लाइड वारंटी या कंडीशन एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी, खुद से नहीं होगी. खुद से कोई शर्त बना के अज्यूम कर लिया, वो नहीं होगा. So subject to the provision of this act and of any other law for the time being in force, कि कोई भी लॉ है जो वर्तमान में मौजूद है, ठीक है, एज अ लॉ, और दिस प्रोविजन इंक्लूडिंग द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इसमें अगर वो इम्प्लाइड कंडीशन या वारंटी मेंशन है तो उसको फॉलो किया जाएगा. अगर नहीं है तो there is no implied warranty or condition as to the quality or fitness of any particular purpose of goods supplied under a contract of sale. तो contract of sale में किसी particular goods के रिगार्डिंग कोई भी क्वालिटी और फिटनेस के लिए implied condition और वारंटी नहीं होगी, except as follow, सिवाय इनके, यानी कि ये implied वारंटी, ये इम्प्लाइड कंडीशन होगा, इसके अलावा कहीं इस एक्ट में या किसी अन्य एक्ट में इम्प्लाइड वारंटी या कंडीशन मेंशन किया गया है तो वो होगा, और उसके अलावा कुछ इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी नहीं होगी. तो इस पैसेज से इतना समझ में आता है. नाउ व्हाट सबसेक्शन 1 इज सेइंग, वेयर द बायर, जहां पर बायर एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन मेक्स नोन टू द सेलर द पार्टिकुलर पर्पस फॉर विच द गुड्स आर रिक्वायर्ड,
जहाँ पर बायर जो है वो सेलर को ये बता देता है कि उसका पर्पस क्या है किसी प्रोडक्ट को लेने का, किसी प्रोडक्ट को खरीदने का। फॉर एग्जांपल मुझे शूज़ लेने हैं ट्रैकिंग के लिए, तो वो नुकीले कील वाले जो शूज़ होते हैं वो मुझे चाहिए। मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं सेलर को एक्सप्रेसली बता रहा हूँ कि मुझे माउंटेन पे क्लाइंब करने के लिए, ट्रैकिंग के लिए एक शूज़ चाहिए, वो शूज़ आप दिखाइए। तो ऐसे में लायबिलिटी बन जाती है, इम्प्लाइड कंडीशन वो एप्लीकेबल हो जाता है, जिसमें वो मुझे वही शूज़ दिखाएगा जो ट्रैकिंग के लिए यूज़फुल है। वो मुझे रनिंग शूज़ नहीं दिखाएगा, वो मुझे बास्केटबॉल शूज़ नहीं दिखाएगा, वो मुझे वॉकिंग शूज़ नहीं दिखाएगा, बट उसे वो शूज़ दिखाना है जो ट्रैकिंग के लिए यूज़ होता है। तो where the buyer expressly or by implication makes known to the seller the particular purpose for which the goods are required, particular purpose बता देता है expressly या implication के द्वारा buyer किसको, seller को, कि उसको इस purpose के लिए ये जो goods है या product है वो चाहिए, so as to show that the buyer relies on the seller's skill और judgment। ये दर्शाते हुए कि उसको जो है वो सेलर के ऊपर भरोसा है, सेलर जानता है कि उसको किस टाइप का प्रोडक्ट दिखाना है। तो बायर उसे, ऑफ कोर्स हम जब सेलर के पास जाते हैं तो हम उसे बोलते हैं कि ट्रैकिंग शूज़ दिखाइए, क्योंकि वो बेचता है, वो शूज़ ही बेचता है, तो उसको पता है, तो हम भरोसा कर रहे हैं उस पे। अब वो मुझे रनिंग शूज़ दिखाएगा तो मैं, हो सकता है कि मान जाऊँ कि अच्छा यही ट्रैकिंग शूज़ है। तो क्या हर प्रोडक्ट के लिए अलग-अलग, अब मैं बोलूँ गेमिंग लैपटॉप दिखाइए, वो मुझे बिज़नेस पर्पज़ के लिए प्रोफ़ेशनल लैपटॉप दिखा देता है। तो ऐसे में मैं, तो मेरे को नहीं पता ना, मैं भरोसा कर रहा हूँ उस पे कि वो गेमिंग दिखाएगा, लेकिन उसने वर्क पर्पज़ से थोड़ा लाइट लैपटॉप दिखा दिया, तो ऐसे में मैंने उस पे फेथ जो है अपना दिखाया। वही ये कह रहा है कि वेट, सो एज टू शो दैट द बायर रिलाइज on the seller's skill or judgment, and the goods are of a description which it is in the course of seller's business to supply, whether he is the manufacturer or producer or not। और इसके अलावा वो जो सेलर है वो उसी चीज़ से रिलेटेड है, उसी चीज़ का वो काम करता है, भले ही वो उस चीज़ को खुद से बनाता हो या नहीं बनाता हो, दैट डजेंट मैटर। अगर वो उस चीज़ का व्यापार कर रहा है तो मैं उस पे भरोसा कर रहा हूँ, तो ये एक इम्प्लाइड कंडीशन बन जाता है कि जो मैंने मांगा है उससे वो मुझे वही चीज़ देगा, उसके अलावा कोई दूसरा चीज़ नहीं देगा। और अगर ऐसा वो करता है तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रेपुडिएट किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड हो जाएगा, या फिर डैमेजेस जो है वो मैं क्लेम कर सकता हूँ। Judgment, and the goods are of a description which it is in the course of the seller's business to supply, whether he is the manufacturer or producer or not। There is an implied condition, यहाँ पे आ गया, there is an implied condition that the goods shall be reasonably fit goods shall be reasonably fit for such purposes। यानी कि वो जो गुड जो दिखा रहा है मुझे उस पर्पस के लिए, जिस जो पर्पस मैंने आस्क किया है वो उस पर्पस के लिए फिट होना चाहिए। ठीक है, ये इम्प्लाइड कंडीशन हो जाती है। अगर मैंने उसको बोला और उसके जजमेंट पे मैं डिपेंड हूँ, उसके डिसीजन पे मैं डिपेंड हो गया हूँ अब, तो उसका कर्तव्य बन जाता है कि वो मुझे वही चीज़ दिखाए जो मैं उससे मांग रहा हूँ। दिस इज एन इम्प्लाइड कंडीशन वेयर इट हैज बीन गिवन इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 16 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। नाउ it comes with a proviso. What its proviso says, provided that in the case of contract provided that in the case of a contract for the sale of a specified article under its patent or other trade name, there is no implied condition as to fitness for any particular purpose। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की, एक ऐसे प्रोडक्ट की जो ऑलरेडी पेटेंट है या फिर ट्रेड नेम के द्वारा मैं लेने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल सपोज इमेजिन करते हैं कि मेरे को नाइकी का शूज़ चाहिए, मैंने उससे बोला कि नाइकी का शूज़ चाहिए, नाइकी का शूज़ मैंने ले लिया। अब मैं उसको बाद में जाके बोलता हूँ कि ये ट्रैकिंग शूज़ तो नहीं है, तो ऐसे में फिर वो इसके अंदर कवर नहीं होगा। ठीक है, और मैं बोल दूं उसको, चलो सपोज इमेजिन करते हैं कि नाइकी का शूज़ चाहिए और ट्रैकिंग शूज़ चाहिए, तो वो नाइकी का सिमिलर शूज़ दिखा सकता है, क्योंकि सपोज इमेजिन करते हैं कि नाइकी जो है ट्रैकिंग शूज़ बनाता नहीं, हाइपोथेटिकली इमेजिन करते हैं समझने के लिए कि नाइकी नहीं बनाता है, तो ऐसे में वो
नाइकी का शूज दिखाएगा क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर कंडीशन रख दी है, और नाइकी का शूज दिखाएगा, उसमें वो फ्रिक्शन वाला जो है शूज दिखा देगा कि जो उससे मिलता जुलता होगा, ट्रैकिंग से थोड़ा बहुत मिलता जुलता होगा, प्रॉपर ट्रैकिंग के लिए नहीं होगा, मिलता जुलता होगा। तो वैसे सिचुएशन में वो जो इम्प्लाइड कंडीशन है वो अप्लाई नहीं होता है। फिर से इसको रीड करते हैं। प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉर द सेल ऑफ ए स्पेसिफाइड आर्टिकल अंडर इट्स पेटेंट और अदर ट्रेड नेम, there is no implied condition as to its fitness for any particular purposes। कि जहाँ पेटेंट वाली चीजें या फिर ट्रेड नेम आ गई, जो जहाँ हमने स्पेशली उसकी आस्क की, और उसके बाद फिटनेस से रिगार्डिंग जो है वो कंडीशन इम्प्लाइड कंडीशन में फॉल नहीं करेगा। ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए चाहिए वो चीज, अब उसकी कैपेबिलिटी है ही नहीं, वो जो पेटेंट वाला प्रोडक्ट है, ट्रेड वाला जो प्रोडक्ट है, उसकी वो कैपेबिलिटी है ही नहीं, तो वो कैसे फुलफिल कर देगा, है ना। लेकिन मैं वो मांग रहा हूँ प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल मुझे मुझे बटरफ्लो पेन है, ये बटरफ्लो, अब बटरफ्लो पेन में मुझे सिल्वर कलर चाहिए, लिखने में सिल्वर कलर चाहिए। अब ऐसा पॉसिबल है ही नहीं अब वो बटरफ्लो में मुझे पेन देगा, उससे मिलता जुलता मुझे वो कोई पेन दे देगा। मतलब सिल्वर कलर से मिलता जुलता कोई भी कलर, सपोज सिल्वर नहीं है तो और कौन सा दे सकता है, ब्लैक दे सकता है, रेड दे सकता है, ग्रीन दे सकता है, ब्लू दे सकता है ना, सिल्वर नहीं दे सकता है। तो बटरफ्लो पेन दे देगा, बटरफ्लो हो गया, ये हमारा ट्रेड नेम वाला पेन हो गया। इसके बाद हम ये इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है कि वो मुझे सिल्वर पेन ही दे देगा, तो उसको एक्सेप्शन में डाला गया। What subsection 2 is saying, where goods are bought by description from a seller who deals in goods for that goods of that description, whether he is the manufacturer or producer or not, there is an implied condition that the goods shall be of a merchantable quality। दिस मीन्स कि जहां पर एक प्रोडक्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बेसिस पे परचेज किया गया है, तो वो मर्चेंटेबल क्वालिटी में होना चाहिए, यानी कि वो व्यापार वो बेचने योग्य होना चाहिए। ठीक है, वो सेलेबल होना चाहिए, बेचने योग्य होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुकर लेके आता हूँ मार्केट से, सेलर के पास से, एक बायर जो है कुकर लेके आता है सेलर के पास से, तो क्या अब इसका ये मतलब है कि कुकर की बस कुकर उसने बेच दिया हो गया, और कुकर अब जैसा हो, टूटा फूटा हो, चटका हो, उससे सेलर को कोई लेना देना नहीं है। खराब हो और कुकर में हम कुछ बनाएं और कुकर फट जाए, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो जो प्रोडक्ट है वो अच्छा होना चाहिए, मर्चेंटेबल क्वालिटी में होना चाहिए, यानी कि बेचने योग्य होना चाहिए। ठीक है, तो सबसेक्शन टू यही कहता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है डिस्क्रिप्शन बेसिस पे अगर लिया गया हो, तो वो मर्चेंटेबल क्वालिटी में वो प्रोडक्ट जो है वो होना चाहिए सेलर के द्वारा, भले ही सेलर उसको बनाता हो या नहीं बनाता हो। और ये एक इम्प्लाइड कंडीशन होगी, भले ही दोनों में बात ना हुई हो, लेकिन ये इम्प्लाइड कंडीशन मानी जाएगी। Now it comes with a proviso, what its provision says, provided that if the buyer has examined the goods, अगर ये कहता है कि अगर बायर ने वहीं पे वो जो प्रोडक्ट है वो उसको इंस्पेक्शन कर लिया है, उस प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन कर लिया है, तब जाके वो बाद में उसको फिर वहां पे फिर इम्प्लाइड कंडीशन नहीं होता कि मर्चेंटेबल क्वालिटी होनी चाहिए। घर पे जाके फिर वो ही नहीं कह सकता कि इसमें छेद है। इसको पूरा पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट इफ द बायर हैज एग्जामिन्ड द गुड्स, एग्जामिन कर लिया बायर ने, देयर शैल बी नो इम्प्लाइड कंडीशन एज रिगार्ड डिफेक्ट विच सच एग्जामिनेशन आउट टू हैव रिवील्ड। जहां पर वो जो एग्जामिनेशन उसने किया और वहीं पे उसको वो चीज पता लग जानी चाहिए थी, लेकिन तब भी उसको पता नहीं लगी, तो ऐसे में इम्प्लाइड कंडीशन जो है अब अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वो वहां पे इंस्पेक्ट कर रहा था, और वहां पे इंस्पेक्ट करने के दौरान उसको कुछ, सपोज मैं शर्ट लेने गया और शर्ट मैंने वहां पे देखा और फिर मुझे उसमें कुछ नजर नहीं आया, मैंने देख लिया अच्छे से, देख के और घर आ गया। अब घर पे आके मेरे को दिखता है कि उसमें छेद है, तो अब फिर मैं वापस नहीं जा सकता क्योंकि मैंने वहीं पे इंस्पेक्ट कर लिया था, तो वो चीज नहीं कर सकता। तो जिस प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन अगर आपने कर लिया है, तो वहां पर वो इम्प्लाइड कंडीशन नहीं हो जा बचता नहीं है फिर वो मर्चेंटेबल क्वालिटी का, तो वहां पर क्योंकि मैंने इंस्पेक्ट कर लिया था। This is what proviso of subsection 2 is saying. Now what subsection 3 is saying, an implied warranty or condition as to quality or fitness for a particular purpose may be annexed by the usage of trade। An implied warranty or condition as to the quality or fitness for a particular purpose may be annexed by the usage of trade। Fourth one is, an express warranty or condition does not negative a warranty or condition implied by this act unless inconsistent with। गिव मी अ मिनट, इसके दो पॉइंट्स का क्या मतलब होगा।
वेट। An implied warranty or condition as to the quality or fitness for a particular purpose may be annexed by the usage of trade. ये देखो, फॉर एग्जांपल हम वीट खरीदने जाते हैं, तो वीट खाने वीट का क्या काम है, उसको पीस के आटा बनाना। अब वो खाने योग्य तो हो, मतलब वो वेस्ट तो ना हो। जस्ट बिकॉज मुझे वीट चाहिए तो कोई सा भी वीट दे देगा, उसका एक स्टैंडर्ड तो हो। तो वो स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्लाइड वारंटी में आता है कि ये हाँ खाने योग्य होगा। An implied warranty or condition as to quality or fitness for a particular purpose may be annexed by the usage of trade। तो व्यापार का जो रोल है, उसमें कोई भी प्रोडक्ट जिसका जिसका सेल होने वाला हो, वो एक इम्प्लाइड वारंटी के साथ आता है कि जो स्टैंडर्ड है उस चीज़ का, जो यूजेज है उसका, वो फुलफिल करता हो। अब मैं वीट लूंगा तो वीट किस लिए लूंगा? हवा में उड़ाने के लिए नहीं ना, उसको पिसवा के उसका आटा बना के खाने के लिए लूंगा। तो ऐसे में एक स्टैंडर्ड उसका सेट होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड का होना चाहिए जिसमें वो खाने योग्य होना चाहिए, तो वो इम्प्लाइड वारंटी में आ जाता है। An express warranty or condition does not negative a warranty or condition implied by this act unless inconsistent with। Exist together। इसमें ये कह रहा है कि कोई एक्सप्रेस वारंटी या कंडीशन जो है वो ऑलरेडी इम्प्लाइड कंडीशन या ऑलरेडी इम्प्लाइड वारंटी को जो है वो कैंसिल नहीं कर सकता। ठीक है, ये तीनों तो इम्प्लाइड है ही, इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी। और कोई एक्सप्रेस वारंटी या कंडीशन हमने ऐड कर दिया कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसकी वजह से ये कैंसिल नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल हमने एक्सप्रेस कर दिया कि ये तीनों कंडीशन जो है, ये तीनों कंडीशन अब इम्प्लीमेंट नहीं किए जाएंगे, ये तीनों कंडीशन को हम दूर रखेंगे, ऐसा उसमें मेंशन कर दिया एक्सप्रेसली। तो वैसे नहीं कर सकते। तो एक्सप्रेस वारंटी से इम्प्लाइड कंडीशन और इम्प्लाइड वारंटी जो है वो कैंसिल नहीं किया जा सकता है। इसमें एक चीज और समझिए कि इम्प्लाइड कंडीशन तो ये है ही, इसके बाद एक्सप्रेस कंडीशन में कुछ और टर्म्स उन्होंने ऐड कर दिए, तो वो ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर कॉन्ट्राडिक्ट करेगा दोनों, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस, तो एक्सप्रेस से इम्प्लाइड कैंसिल नहीं होगा। यानी कि इम्प्लाइड भी रखिए और एक्सप्रेस भी रखिए, दोनों चलेगा। लेकिन जिस एक्सप्रेस कंडीशन या वारंटी से इम्प्लाइड कंडीशन या वारंटी पे
अफेक्ट पड़े तो वो वाला एक्सप्रेस कंडीशन या वारंटी जो है इस पे अफेक्ट नहीं डालेगा, तो वो चीज कैंसिल की जा सकती, वो चीज नहीं कैंसिल की जा सकती है। ठीक है, तो उससे वो कैंसिल नहीं होगा। This was this is what section 4 is talks about. So we have four section in the section of 16, जिसमें काफी लेंदी है ये, और जिसमें पहला जो है वो यही कहता है कि सेलर को पर्टिकुलर गुड जो है वो दिखाना है, पर्टिकुलर गुड जो है वो शो करना है, जैसे कि रिक्वायरमेंट हो बायर की। सेकंड कहता है कि जो डिस्क्रिप्शन दिखाया है वही डिस्क्रिप्शन वो उसी डिस्क्रिप्शन का होना चाहिए। तीसरा कहता है कि एक इम्प्लाइड वारंटी जो है या कंडीशन एज टू द क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस मे बी एनेक्स्ड बाय द यूजेज ऑफ ट्रेड, कि वो इम्प्लाइड कंडीशन या वारंटी किसी पर्टिकुलर गुड को उसका एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए, और फोर ये कि एक्सप्रेस वारंटी या कंडीशन से इम्प्लाइड वारंटी कंडीशन कैंसिल नहीं हो सकती है। दिस वाज ऑल that we have read in section 16, and I am so sorry I was just distracted, so at last I have to manage somehow to how to like summarize these points. Apart from that, we will meet with the new section, that is section 17, in our next video. Up till then, have a good time. Bye bye. Thank you.